हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं एक एक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत बच्चों का जो कहना था वो ये कहना था कि सर आप डिसेबिलिटीज करा रहे हो तो साथ के साथ हमें एक्ट भी कवर कराते रहो। तो मैं अब जो आगे की वीडियोस आने वाली हैं, इनमें जो है डिसेबिलिटीज के साथ साथ में जो एक्ट भी हैं, तो वो भी जो है मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कराता रहूंगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपके एक्ट के अंदर जितनी जो कमेटीज बनाई गई थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो जितनी भी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, इनसे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। और जितना भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, अभी तक किसी ने भी आज तक आपको जो है इस तरीके से नहीं पढ़ाया कि जिसमें उन्होंने आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में या फिर उनके टेन्योर के बारे में आपको बताया हो। सबने जो है नॉर्मल चीजें बता रखी हैं जो भी एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाली है, ठीक है, चीजें, वो मैं आपको इस एक्ट में बताऊंगा। और ये स्पेशल एजुकेशन पीआरटी और आपका जो एमसीडी पीआरटी है या फिर डीओई की पीआरटी के लिए आपकी जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी इस एक्ट को लेकर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा नाम लिख रखा है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1985, द पर्संस विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1985। और ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको फुल नाम ही याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की स्थापना का वर्ष, पीडब्ल्यूडी की स्थापना का वर्ष क्या है, ये आपका स्पेशल एजुकेटर पीआरटी 2018 का जो आपका पेपर था, उसका जो है ये आपका क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो वो कौन सा ईयर है, तो जैसा मैंने आपको बताया, आपने यहाँ देखा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, तो इसका आंसर क्या होगा, 1995। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, मैं आपको साथ के साथ ना क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, बहुत अच्छे आपके नोट्स बने। तो आगे जो है आपका द फुल नेम ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट, फुल नेम क्या है पीडब्ल्यूडी एक्ट का, पर्सन्स विद डिफेक्ट्स एक्ट, पर्सन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, या फिर पर्सन पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज एक्ट। तो मैंने आपको बताया उसका क्या, आपका फुल नेम क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, आपको मैंने ये बताया। ठीक है, तो इसका आंसर फुल नेम क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये डी ट्रिपल एच बी का है, पीआरटी 11 नवंबर 2018 का, शिफ्ट 1 का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी, तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका इसका आंसर होगा। अब हम ना एक्ट के बारे में जानेंगे, ताकि जो ये आपकी जो स्टेटमेंट बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अगर एक्ट के बारे में जान पाओगे ना, कि आपको एक्ट के बारे में पता होगा, तो ही आप जो है इनका आंसर्स दे पाओगे। तो इसके इंट्रोडक्शन या फिर पर्पस के बारे में बात करते हैं। एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन। तो ये एक्ट क्या है ना, पूरी ये घोषणा करता है, बताता है कि हम जो है फुल पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी दे रहे हैं किनको, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको, एशियन और पैसिफिक रीजन में। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने, ये एक्ट है, ये फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल बॉडीज की, वो प्रोवाइड कर सकें सर्विसेज किनको, स्पेशल बच्चों को। ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले हैं, और उनको एज ए प्रोडक्टिव सिटीजन बना सकें इस कंट्री का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो है वो स्पेशल बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आगे चलते हैं। इस एक्ट के जो है मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेन पॉइंट क्या है, तो इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 46th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो आपका एक्ट है, इसको 46th ईयर में रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, जो 46th ईयर था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, उसमें जो है इसको पास किया गया था। ये एक्ट नंबर 1 था, ये पॉइंट आप याद रखना, 46th ईयर एक्ट नंबर 1 था, ये मेन पॉइंट है। दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 12 दिसंबर 1995। ठीक है, 12 दिसंबर 1995 ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट डेट है। इसको जो है ये एक्ट पास हुआ था, और ये लागू कब हुआ था, कैम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 7 फरवरी 1996। जो ये लागू हुआ था, ये कब हुआ था, 7 फरवरी 1996। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो मेन पॉइंट्स थे इस एक्ट के, वो इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, टोटल 14 चैप्टर्स है, और हर चैप्टर में ना मैं आपको जितनी भी चीजें हैं सारी चीज बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलूंगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो भी, और उनके अंदर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो भी। तो आप इसको जो है
वीडियो पे आप देखते रहिए। आगे चलते हैं। तो चैप्टर 1 जो है आपका, इसमें क्या बताया था कि ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको पूरे इंडिया में लागू किया, बट लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मैप है, ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको लागू नहीं किया गया था। डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें दे रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। मीन्स इन रिलेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी एस्टेब्लिशमेंट होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय दैट गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट। तो कैंटोनमेंट बोर्ड है या फिर जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी जो है ये डेफिनेशन है, और इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर चैप्टर 1 के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। तो कोई भी पर्सन है उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, ये इस एक्ट के अंदर बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लेना। आगे चलते हैं। डिसेबिलिटीज कवर्ड इन दी एक्ट आर, इस डिसेबिलिटी के अंदर कितनी जो डिसेबिलिटीज हैं वो कवर करी गई हैं। तो टोटल 60 डिसेबिलिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कौन कौन सी हैं। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी क्योर्ड है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है और मेंटल इलनेस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर आप इसको लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 डिसेबिलिटीज हैं, इनको याद रखना है। और इनसे जो है, इनके अंदर की जो है इनकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं। उन डेफिनेशंस को मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो है आपको उनको लिखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हो, ब्लाइंडनेस की जो ये डेफिनेशन दी गई है, ब्लाइंडनेस जो है रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन: टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअल एक्यूटी, जो विजुअल एक्यूटी है वो एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए 6/60 और 20/200 स्नेलर इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंसेज। ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। तो जो विजन है और जो आपकी विजुअल एक्यूटी है, इसकी जो है इन्होंने पूरी डेफिनेशन दे रखी है, और एग्जाम में सेम डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो आपको जो है इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो है पर्सन विद लो विजन के बारे में लिख रखा है, मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन बट हु यूजेस और इज पोटेंशियली केपेबल ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क विद अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस। मतलब लो विजन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी वो जो है किसी भी असिस्टिव डिवाइस पे यूज करके जो है अपने विजन को यूज कर पा रहे हैं। तो ये लो विजन की जो है उन्होंने जो है डेफिनेशन दे रखी है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी की दे रखी है, ये टोटल 60 डिसेबिलिटीज के अंदर कवर्ड नहीं है, बट लेकिन ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर सेरेब्रल पाल्सी की जो है उन्होंने डेफिनेशन बता रखी है। हियरिंग इंपेयरमेंट की उन्होंने दे रखी है, मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल, 60 डेसिबल्स का लॉस होना चाहिए मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये आप लिख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये आपकी लेप्रोसी की दे रखी है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्संस, मीन्स एनी पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो ये लेप्रोसी की दे रखी है, ये भी आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनको ना आप लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन याद रहनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन की क्या डेफिनेशन है, मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे सी और ई भी होगा, ये छूट गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की दे रखी है, और आपकी मेंटल इलनेस की दे रखी है, और रिहेबिलिटेशन की दे रखी है। ये तीनों देखो, मेंटल इलनेस की जैसे दे रखी है, मींस एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस की क्या है आपकी फुल फॉर्म कि मेंटल इलनेस की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मींस एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब चीजें आई हुई हैं। जैसा ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का है आपका स्पेशल एजुकेटर का। मेंटल इलनेस इज एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन वाज डिफाइंड बाय, ये देख रहे हो आप। तो ये यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन ये जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है इनको, तो मैंने आपको अभी दिखाया ना, ये देख रहे हो आप, मेंटल इलनेस मींस एन एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, यही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। और ये किसके अंदर दे रखा है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, ये इसका आपका आंसर होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताई है सारी जो मैंने लिख के दिखाई है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लिख लोगे तो आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं आपकी
चैप्टर सेकंड की, ये जितना बताया था मैंने चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया था। चैप्टर सेकंड में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी को जो है बनाती है, गठित करती है। और वो चलती किससे है, हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो वो जो उसको रन करते हैं, जो आपकी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कौन चलाते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके जो है, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, सीसीसी फुल फॉर्म याद रखना, कंसिस्ट ऑफ 39 पर्संस, 24 विल बी ऑफिशियल मेंबर। जो 24 है वो ऑफिशियल मेंबर होंगे, 15 जो है नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट से। तो ये लिख लेना पॉइंट। टेन्योर कार्यकाल जो होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ 3 साल का होगा, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, सीसीसी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ही चैप्टर सेकंड के अंदर जो उन्होंने बताया, एटलीस्ट वन वुमेन एंड वन पर्सन एससी और एसटी इज टू बी इंक्लूडेड। जो इस कमेटी के अंदर जो है एक वुमेन और एक पर्सन जो है एससी एसटी से जो है इंक्लूडेड होना चाहिए। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको बता रहा हूं मैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं तो दिक्कत ना हो। तो जो ट्रिपल सी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी होती है, वो रिव्यू क्या करती है, रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। ये गवर्नमेंट की और एनजीओ की जो है, जो एक्टिविटीज है उनको जो है रिव्यू भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये क्या करती है, नेशनल पॉलिसी बनाती है। जो आपकी ट्रिपल सी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये आपकी जो है नेशनल पॉलिसी बनाती है। सी क्या है आपका, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट। ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, और सलाह देने के लिए। आगे चलते हैं। आपका पॉइंट डी, एडवोकेसी विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट फॉर द डिसेबल्ड इन द नेशनल इंटरनेशनल प्लान्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, जो आपकी नेशनल है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जो है ये बातचीत करती हैं, रिलेटेड किस चीज से, स्कीम से रिलेटेड, या फिर जो उनके लिए भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो प्लान्स बने हुए हैं। ई पॉइंट है आपका, रिव्यू करती है डोनर फंडिंग पॉलिसीज और पर्सपेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो पैसा जो देने वाली जो फंडिंग पॉलिसीज है, उन पे जो है ये अपना रिव्यू देखती हैं। आगे है इंपॉर्टेंट फंक्शंस सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हैं, उसमें क्या है, ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाती हैं, ताकि जो स्पेशल जो बच्चे हैं या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो किसी भी चीज को इजीली यूज कर सकें। और आगे चलते हैं। और इसमें क्या है, मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। मॉनिटर करती हैं और इवेल्युएट करती हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को। और लास्ट है आपका, द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ट्रिपल सी जो मैं बता रहा हूँ, विल बी बाउंड बाय सच डायरेक्शंस इन द राइटिंग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव इट। द कमेटी शैल मीट वंस एवरी 6 मंथ्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कमेटी है उनको 6 महीने में एक बार मिलना पड़ेगा। ठीक है, मीटिंग जो है 6 महीने में एक बार करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल मीट एवरी 3 मंथ। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हर 3 महीने में मिलेंगी। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कंसिस्ट ऑफ 23 पर्सन इंक्लूडिंग 5 पर्सन विथ कंसर्न विद डिसेबिलिटी। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो टोटल पर्सन होंगे वो 23 होंगे, इंक्लूडिंग 5 पर्सन कंसर्न विद डिसेबिलिटी। जो 5 होंगे वो कंसर्न होंगे किस चीज से रिलेटेड, वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ये देखिए आप, द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कंसिस्ट ऑफ डैश पर्संस। ये आपका क्वेश्चन है, पीआरटी, आपका ये क्वेश्चन है पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का 2021 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने हैं, कंसिस्ट ऑफ 23 पर्संस। 23 कितने, 23 पर्संस। ये आपका इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कंसिस्ट ऑफ 23 पर्संस। मैं वही देख रहा था कि जितने भी मैंने यूट्यूब पे देखा, किसी ने भी ये चीज नहीं पढ़ाई, और ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके प्रॉपर नोट्स बनना जरूरी है, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप नॉर्मल थ्योरी पढ़ा दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। आपको एग्जैक्ट जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, आपको वो चीजें बतानी होती है, इसलिए मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चैप्टर थर्ड है आपका, द स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या है आपका, कंसिस्टिंग ऑफ 23 ऑफिशियल एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर। 23 में क्या है, द स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या है, कंसिस्ट होंगे 23 ऑफिशियल एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो टोटल कितने हो गए, 23 और 5 28 मेंबर्स।
ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। तो कितने हैं आपके जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विसेज की, वो क्या है, 3 साल की है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन आया था, द टर्म ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 विल बी 4। तो जो टर्म है, ठीक है, द टर्म द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 विल बी, तो मैंने आपको अभी बताया कितने साल की है, आप जैसा देख पा रहे हैं 3 साल की। टर्म्स कितने साल की है, 3 साल की। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 years। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यही जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपके क्वेश्चन आ रहे हैं टर्म से रिलेटेड, जो टेन्योर है या फिर जितने पर्सन इंक्लूडिंग हैं, ऑफिशियल मेंबर कितने, नॉन ऑफिशियल कितने, तो ये आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर थर्ड के अंदर क्या है, द स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो स्टेट कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने, 13 ऑफिशियल मेंबर है और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर है। तो टोटल कितने हो गए, 18 मेंबर्स हो गए, ये आपको याद रखना है। और मीटिंग्स ऑफ द स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स। तो 6 महीने में इनको एक बार मीटिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट टर्म थी कमेटीज के बारे में। अब आगे चलते हैं, चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि डिसेबिलिटीज का कॉज क्या है, क्यों हो रही है डिसेबिलिटीज। बहुत सारी जो है वेरियस मेथड होनी चाहिए डिसेबिलिटीज को रोकने के लिए, और स्क्रीनिंग होनी चाहिए सब बच्चों की एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटीज, और ट्रेनिंग देनी चाहिए स्टाफ को, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो स्टाफ है उनको जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्पॉन्सर्ड अवेयरनेस कैंपेन्स, जो कैंपेन्स हैं उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, ताकि जो है वो एक जनरल हेल्थ या हाइजीन के बारे में या सैनिटेशन के बारे में बता सकें। और मेजर्स लेने चाहिए प्रीनेटल के, पेरीनेटल और पोस्टनेटल के, कि मदर और बच्चे के, कि उनको जो है दिक्कत ना हो। और एजुकेट करना है पब्लिक को प्री स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ में, विलेज लेवल पे, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू। और अवेयरनेस फैलानी है आपकी टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और जितने भी मास मीडिया हैं उनके थ्रू, ताकि जो आपके अडॉप्टेड या प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकें। ठीक है, अब चैप्टर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। ensure that every child with disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक जो है उसको चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले को फ्री एजुकेशन दी जाए 18 साल तक। ये कौन कहता है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, चैप्टर फिफ्थ ही है, फिफ्थ के अंदर ही आप नोट्स बनाना। प्रमोट करता है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल स्कूल, ताकि जो स्पेशल स्कूल है वो बन सकें। और आगे चलते हैं, चैप्टर फिफ्थ क्या कहता है, कंडक्टिंग पार्ट टाइम क्लासेस इन रिस्पेक्ट ऑफ children with disabilities who have completed education up to class fifth and could not continue their studies on a whole time basis। तो चैप्टर फिफ्थ के अंदर ये बताया है कि पार्ट टाइम क्लासेस करनी है किन स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने फिफ्थ क्लास तक जो है अपनी क्लासेस तो कर ली हैं, पर लेकिन उसके बाद वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए जो है पार्ट टाइम क्लासेस चलाई जाएं। एजुकेशन चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर कहते हैं। और कंडक्ट करनी है पार्ट टाइम क्लासेस किन के लिए, प्रोवाइडिंग फंक्शनल लिटरेसी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, तो जो 16 साल के हैं या उससे बड़े हैं उनके लिए पार्ट टाइम क्लासेस चलानी है। प्रोवाइडिंग फंक्शनल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी ये होती है जो बेसिक फंक्शनल लिटरेसी, जिसमें बच्चा जो है रेगुलर अपनी रेगुलर कम्युनिकेशन में जो है चीजें सीख सके, या वो सब चीजें कर सके कम्युनिकेट करने के लिए। तो फंक्शनल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेशल बुक्स दी जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इक्विपमेंट दिए जाएं, ताकि जो भी स्पेशल बच्चा है डिसेबिलिटी, उसको जो है उसकी एजुकेशन में नीड हो, चाहे वो ब्रेल हो, चाहे वो जो आपके अडेप्टिव डिवाइसेस हैं वो हो, तो कुछ भी हो सकता है, वो जो है बच्चों को दिए जाएं। आगे चलते हैं, तो ये जो है मैंने आप जिनको भी अगर नोट्स के तरीके से लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही मैंने आपको अभी पूरा बताया था, यहाँ से यहाँ तक जितना बताया ये सारा जो है एक उसमें मैंने डाल दिया है। आगे चलते हैं, चैप्टर फिफ्थ के अंदर ही है, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाएं बच्चों को, आर्किटेक्चरल जो बैरियर्स है वो हटाए जाएं, और बुक्स दी जाएं, यूनिफॉर्म दी जाएं, और अदर चीजें दी जाएं, और स्कॉलरशिप दी जाएं जो स्पेशल बच्चे हैं, और सेटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट
फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस और पेरेंट्स रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं स्पेशल बच्चों के साथ, चाहे वो उनकी आपकी जो उनकी शिकायत है किसी भी चीज को लेकर, या फिर उनको कहीं पे भी बच्चों को जॉब के रिगार्डिंग डालना है, तो वो सब चीजें जो है उनके लिए प्रोविजन बनी। ठीक है, सुटेबल मॉडिफिकेशन की जाए एग्जाम में, ताकि जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है या फिर ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, लो विजन के लिए जो है प्रॉपर जो है वहां पे मॉडिफिकेशन की जाए। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो जो करिकुलम है उसको जो है दोबारा बनाया जाए, उन बच्चों के हिसाब से जो है उनका करिकुलम बनाया जाए। और रिस्ट्रक्टिंग द करिकुलम फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट टू फैसिलिटेट देम टू टेक ओनली वन लैंग्वेज एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाला बच्चा है, ठीक है, उसके लिए जो करिकुलम है रिस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि वो क्या है अपनी एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली जो है उसको करिकुलम में आगे अपना प्रोसीड कर सके। आगे चलते हैं। चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। चैप्टर 6 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट विच कैन बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्ससीडिंग 3 इयर्स। उन पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना जो रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, पर लेकिन उनको जो है 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई भी रिक्रूट नहीं हुआ है, इसलिए जो है उनका जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए जो पोस्ट है उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो 3% से कम नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। और ईच 1% शैल बी रिजर्व पर्सन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम। तो उन्होंने क्या है हर 3% को 1-1% में बांट दिया है। ब्लाइंडनेस और लो विजन को 1% दिया है, हियरिंग इंपेयरमेंट को 1% दिया है, और लोकोमोटर और सेरेब्रल पाल्सी को 1% दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। चैप्टर 7 क्या कहता है, गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड्स, जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करे क्या, एड्स एंड अप्लायंसेस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड शेल प्रोवाइड लैंड एट कंसेशनल रेट फॉर अलॉटमेंट टू पर्संस। जो जमीन है उनको भी जो है वो कम दाम पे जो है दे, गवर्नमेंट का ये है, अफर्मेटिव एक्शन के अंदर ये आता है। और क्या बोला है, विद डिसेबिलिटी फॉर हाउसिंग, बिजनेस, स्पेशल रिक्रिएशन सेंटर, स्पेशल स्कूल, रिसर्च सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज बाय एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज। और जो भी वो जो है जो सेंटर्स हैं उनके लिए भी जो है उनको जो है आपका कंसेशनल रेट पे जो है चीजें प्रोवाइड कराई जाए। आगे चलते हैं। चैप्टर 8 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब परिवहन जो है, बसें हैं उनमें जो है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, रोड पे उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और जो बिल्ट एनवायरमेंट है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और उनका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है सरकारी नौकरी के अंदर अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज लगा हुआ है उनके साथ भी जो है कोई भी भेदभाव ना हो, ये चीजें आपको याद रखनी है नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, चैप्टर 8 में। और आगे दे रखा है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो क्या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें प्रोवाइड कराएं, ऑडिटरी सिग्नल प्रोवाइड कराएं रेड लाइट के साथ, ताकि जाके जिसको जो दिक्कत है, जो ब्लाइंड है, ताकि जो ब्लाइंड है जिसको दिक्कत है वो जो है बोले और जो है ट्रैफिक रोक सके, जो भी कार्स आ रही है देन वो जो है इजिली जा सके। और दूसरा है आपका, तो इस तरीके से जो है थोड़ा जो उभरी हुई, जो आपने देखा होगा जैसे रोड पे चलते हैं तो ऐसी उभरी हुई जो जगह होती है उनके लिए जो है वो चीजें बनाई जाए, ये प्रोविजन में हो। और क्रॉसिंग कंस्ट्रक्शन शैल बी डिजाइन फॉर व्हील चेयर यूजर्स। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे जो है फ्लैट सरफेस होता है, ताकि जो व्हील चेयर वाले जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो ऐसी चीजों को, बिल्डिंग्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है। और बिल्डिंग्स एंड टॉयलेट्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड विद रैम्प्स एंड अदर फीचर्स। तो जो आपके टॉयलेट्स हैं उनको जो है फीचर्स के साथ बनाया जाए, जो साथ में रैम्प्स हैं वो लगाई जाए, ताकि जो है वो उन चीजों को इजीली यूज कर सकें। और नो एम्प्लॉयर शैल बी टर्मिनेट एन एम्प्लॉय हु एक्वायर्स अ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस। जो कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, किसी को भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला है उसको जो है सर्विस जब वो कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके अंदर जो है उसको जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, और वो प्रमोशन के लिए भी मना नहीं कर सकता, ठीक है, डिसेबिलिटी के बेस पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लाइन आपका रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रमोट करे, रिसर्च प्रमोट करे और प्रिवेंट डिसेबिलिटीज करने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती है वो करें। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो इस फोटो के थ्रू, आई नो आई वुड नॉट टेक हर फॉर एन इंजेक्शन इफ हर फीवर इज ए माइल्ड केस और पोलियो, द इंजेक्शन कुड ब्रिंग ऑन पैरालिसिस, दैट्स व्हाट हैपेंड टू माय सन। तो देखो इसने क्या है इंजेक्शन नहीं लगवाया और उसको जो है यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो इसको जो है सेरेब्रल पाल्सी हो गई है, या फिर जो पोलियो, इसको जो है यहाँ पे पोलियो हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो इंजेक्शन, जो आपकी जो वैक्सीन लगती है उन्होंने वो नहीं लगवाई। तो रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या है, ऐसी चीजें जो प्रिवेंट करें डिसेबिलिटीज को, तो ऐसी जो है अवेयरनेस फैलाए। आगे चलते हैं।
रिहेबिलिटेट करे डिसेबल्ड को, मतलब डिसेबल जो डिसेबल हो चुका है उसको जो है ठीक करे, और डेवलप करे असिस्टिव डिवाइस, ऐसे इस तरीके के असिस्टिव डिवाइस जो है डेवलप करे, और जो प्रो डिसेबल जो आपके स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं फैक्ट्रीज में ऑफिस में जो है उन जो है बनाए, ताकि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला है वो उसको इजीली एक्सेस कर सके। आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रो डिसेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें दिव्यांगजन आसानी से काम कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके का ढांचा जो है स्कूल के अंदर, कारखानों में, कार्यालयों जैसे स्थानों पर बनाना जाना चाहिए, जहां पे जो है वो इजीली चीजों को कर सके, बना कर सके। ठीक है, उनको दिक्कत ना हो। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्रो डिसेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे जो है डिसेबल्ड जो भी स्टूडेंट है या फिर जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसको जो है दिक्कत ना हो काम करने में। आगे चलते हैं, चैप्टर आपका 10 है ये। विद इन 6 months ऑफ दिस एक्ट बीइंग पास्ड, persons running establishment or institution for person with disability shall apply under this act for a certificate of registration from a competent authority of the state government। तो जैसे ये एक्ट अप्लाई हुआ था आपका 1995 में, तो उस एक्ट के अप्लाई होने के 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी जो इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी था, कि उन्होंने इस एक्ट को जो है अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 11, इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज। तो पर्सन हैविंग 80%, जो भी कोई पर्सन है जिसको 80% या फिर उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, आर कंसिडर्ड पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, उसको क्या है, पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी माना जाएगा। गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर देम, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी इंस्टीट्यूशन फॉर देम, वेयर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मीटिंग गवर्नमेंट स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, दे शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस। तो गवर्नमेंट क्या करना है, गवर्नमेंट को जो भी पर्सन विद 80% मोर डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए जो है इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए बनाए। आगे चलते हैं, चैप्टर जो आपको 12 है, द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा जो है एक चीफ कमिश्नर जो है अपॉइंट करती है। ठीक है, और वो क्या करता है, इंप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को। द चीफ कमिश्नर शैल कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमिश्नर, मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ये चीफ कमिश्नर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आते हैं उनको जो है मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, जो चीफ कमिश्नर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लेवल पे, वो क्या करते हैं कि कोई भी कंप्लेन आती है उनको रिगार्डिंग कि कोई अगर लॉज हैं, ठीक है, या रूल हैं, या फिर कहीं भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग या फिर किसी रूल के रिगार्डिंग, मतलब कोई मान नहीं रहा स्पेशल बच्चों के रिगार्डिंग, मतलब उनके जो राइट्स हैं, स्पेशल बच्चों के जो राइट्स हैं उनको जो है कोई उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उनको जो है चीफ कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके खिलाफ एक्शन लेना। और जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, ठीक है, पूरी रिपोर्ट बनाना, प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट, और वो पार्लियामेंट में देते हैं, और वो जो एनुअल रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर को दी जाती है, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है इस एक्ट के बारे में। और जो लास्ट आपका जो 13th आप देख पा रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड विद द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर मोर देन 2 years एंड हु कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन, इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एम्प्लॉयड। तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्या है आपका। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है जो रहा हो 2 साल तक, और वो किसी भी गेनफुल ऑक्यूपेशन में ना रहा हो, मतलब उसने ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम ना ली हो या फिर कोई वो ऐसे बिजनेस में ना हो, तो उसको जो है गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के तहत, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 14 है आपका, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग एनी बेनिफिट मीन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, imprisonment फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और विद बोथ। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बच्चा या फिर ऐसा कोई पर्सन जो फ्रॉडली जो है ऐसे जो बेनिफिट है उनको ले रहा हो स्पेशल बच्चे का, स्पेशल बच्चा बन के, और उसको जो है 2 साल की जेल भी हो सकती है और उसको जो है 20,000 तक का फाइन भी देना पड़ सकता है, और दोनों ही चीजें हो सकती हैं, जेल भी हो जाएगी और फाइन भी देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी बिल्कुल ना करे। ठीक है, तो ये जो है इस एक्ट के अंदर दिया हुआ था। और इस एक्ट के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपका, जैसा यहाँ दिया हुआ है इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड, या फिर आपकी जो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग से जो पॉइंट बताए हैं आपके, ठीक है, ठीक है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए और आपकी फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, और टोटल चैप्टर्स के बारे में बता दिया मैंने।
कि इसके अंदर की जितनी चीजें हैं, कि आपकी जो डिसेबिलिटीज कवर हो रही हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या आपका होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको जो है ये इसकी जितनी भी आपकी डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बताई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने आपको यहाँ पे जो स्टेट कोऑर्डिनेशन या सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये वीडियो आप जितने भी बच्चे हैं उनको आप शेयर करना। ठीक है। जो भी स्पेशल एजुकेशन पीआरटी की या फिर नॉर्मल पीआरटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ताकि वो जो है एग्जाम में जो है ये सब चीजें जो है गलत ना करके आए। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, बाकी जितना था इस एक्ट के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और बाकी अगर किसी को फिर भी अगर किसी चीज के रिगार्डिंग डाउट होता है तो वो मेरे को जो है कमेंट डाउन कर दे, और मैं आपको उनको जो है मैं उनको बेसिक जो भी चीजें होंगी वो जो है मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, और मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करी हैं, या फिर किसी को अगर कोई भी इशू होगा। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर जो है सारी चीजें आपको बता दी थी, और इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में से ज्यादा शेयर करें, और अपने चैनल डिसेबिलिटी को जो है इस वीडियो को जो है आप शेयर करें, और अपने चैनल डिसेबिलिटी को जो है आप लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है उनको इस तरीके का कंटेंट मिल सके जो उनके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो अगली डिसेबिलिटी है, मे बी आई थिंक ब्लड डिसऑर्डर है, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और जब तक जो है आप पढ़ते रहिए, वैकेंसीज आएंगी जल्दी। जब तक मिलते जो है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और ऐसी जो है आप जो है वीडियोस देखते रहें और जो है इंपॉर्टेंट नोट्स वो बनाते रहें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।